आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो है सिलेक्शन सीरीज का 6 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 5 लेक्चर आ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए जाकर के, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। जो भी ये लेक्चर हैं ये कंप्लीट लेक्चर हैं। वन लाइनर से सिलेक्शन आपका होगा नहीं। वन लाइनर से अगर आप सोचते हैं कि भाई अधिकारी बन जाएंगे, अधिकारी बनना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो उसी हिसाब की मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जो भी चीज़ें आपको पीपीटी में क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे उसके बारे में जो चीज़ें एडिशनल बताऊंगा वो चीज़ें आपको लिखनी है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं लिख सकता हूँ। कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें डिटेल में समझाने के लिए आपको लिख के आएंगी, लेकिन जो चीज़ें नहीं लिख के आ पा रही उसे आप बढ़िया रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए और उसे नोट डाउन करेंगे। जो ये लेक्चर ले रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ लगातार हम अपडेट भी देते रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल वहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो आपको बताना है कि भाई 19 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, कि 23 वर्ष की उम्र में किया था, कि 29 वर्ष की उम्र में किया था, या 35 वर्ष की उम्र में किया था। तो चलिए फिलहाल गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल आपको हम बता देते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध जिनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। कहाँ होता है? नेपाल के तराई क्षेत्र में होता है। कपिलवस्तु नाम की जगह होती है और वहाँ पर गांव होता है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन होता है। इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन महामाया जो कि इनके जन्म के समय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो इनका जो पालन पोषण होता है, इनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी, वो इनका पालन पोषण करती हैं। जब ये बड़े होते हैं तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा नाम की कन्या से। और जिस कन्या से इनका विवाह होता है तो उसी कन्या से 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम ये राहुल रखते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में ये बहुत सारे 4 ऐसे सीन देखते हैं जिन्हें ज्ञात होता है कि भाई दुनिया में कुछ है नहीं, ये दुनिया मिथ्या है। और वहीं से 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बाद में लगभग 6 साल के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में गया एक जगह है बिहार में, वहाँ पर भी एक जगह है उरुवेला, और वहाँ पर जा कर के इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बात की भाई कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। तो भाई 29 वर्ष की अवस्था में किया था। 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देखिए, ज़्यादातर चीज़ें मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही समझा रहा हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सारी कहानी मैं आपको बताता रहूँगा, उसे आप बढ़िया तरीके से सुनते रहेंगे। जो चीज़ें नोट करने वाली, जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसे आप नोट कर लेंगे रजिस्टर में। अब देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया था। मतलब जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो अपना धर्म बनाया था, जब उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो बहुत सारे उनके फॉलोअर हो जाते हैं, मतलब उनको मानने वाले हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का यानी बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार कहाँ पर किया था? मगध में किया, काशी में किया, वैशाली में किया, कौशल में किया। मैं आपको बता दूं कि ज्ञान प्राप्ति जब हो जाती है 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला नामक जगह पे, तो गौतम बुद्ध जो होते हैं 2 बंजारे होते हैं, एक होता है तपस्सु, एक होता है मल्लिक। उनको अपना सेवक बनाते हैं। मतलब 2 बंजारे जो होते हैं तपस्सु और मल्लिक, ये भगवान बुद्ध के सेवक बन जाते हैं। और सर्वाधिक जो इनके सेवक हुए हैं वो कौशल राज्य में हुए हैं। अब सबसे ज़्यादा सेवक इनके कौशल राज में, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार भी वहाँ हुआ है। तो डी आपका फिलहाल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वहीं काशी के जो आपके ब्राह्मण होते हैं सारिपुत्र और महामोदगलायन जो होते हैं, ये लोग इनके शिष्य बन जाते हैं। ठीक, राजगृह में बनते हैं काशी के जो ये आपके ब्राह्मण होते हैं। वहीं अगर अन्य शिष्यों में हम बात करें गौतम बुद्ध के, तो आनंद थे, उपाल थे, देवदत्त थे। जमाल नहीं करना, जमाल आपके महावीर स्वामी के जो है शिष्य हुए थे, उनके दामाद भी थे। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या थे? भाई किस कारण से गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की उत्पत्ति की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कारण क्या है कि भाई वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर तथा खर्चीला स्वरूप। जाहिर सी बात है जो भी वैदिक कर्मकांड होते थे, यज्ञ होता था, हवन होते थे,
और उस समय एक हिसाब से गरीबी भी थी और ज़्यादा से ज़्यादा कर्मकांड होने लगे थे। तो जितना बड़ा कर्मकांड होगा उतना ही ज़्यादा खर्चा भी होगा। अभी भी वो सारी चीज़ें चलती हैं अपने समाज में, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी बात हम अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर और खर्चीला स्वरूप जो था, ये भी बौद्ध धर्म के उत्पत्ति का कारण था। वहीं दूसरा क्या है कि यज्ञों में शक्ति, समय और धन का अपव्यय होता था। भाई शक्ति लगती थी, ठीक, पावर एनर्जी लगती थी, समय भी लगता था, धन भी लगता था। तो ये भी जाहिर सी बात, दोनों सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही। कृषक व व्यापारी वर्ग का असंतोष था, मतलब कृषक जो थे और जो व्यापारी थे उनका असंतोष था, ये भी सही बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा भागीदारी नहीं होती थी कृषकों की, व्यापारियों की या दलित वर्ग की, उनको जो है छोटा दिखाया जाता था। तो ये भी जो है एक कारण था। वहीं अगर मैं बात करूं, धर्म में अंधविश्वास और स्त्रियों का वर्चस्व बिल्कुल नहीं था। धर्म में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था और वहीं स्त्रियों और दलितों का वर्चस्व बिल्कुल नहीं था। तो ये भी एक कारण है। वैसे यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन कल को अगर किसी और एग्जाम में दे देना तो आप समझ जाना। तो फिलहाल यहाँ पर 1 2 3 तीनों सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत है इसमें, सुत्त पिटक संघ संबंधी नियम है, अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। तो विनय पिटक क्या है? विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम है। तो यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो दे रखा है ये गलत हो जाएगा। वहीं जो सुत्त पिटक है उसमें क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। तो ये आपका इसका होता, तो फिलहाल ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि संघ संबंधी नियम जो दे रखे हैं वो विनय पिटक में दे रखे हैं। वहीं जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक, इस पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांत दे रखे हैं। वहीं जो है प्रश्नोत्तर क्रम भी दे रखा है। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न होते हैं उसके उत्तर होते हैं, कि ऐसा प्रश्न है तो इसका ऐसा उत्तर है। तो अगर प्रश्नोत्तर क्रम होता तो वो भी होता, और दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह भी है। तो तीसरा तो फिलहाल आपका पूरा सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा ही सही है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। क्यों? क्योंकि विनय पिटक जो है वो संघ संबंधी नियम से संबंधित है, सुत्त पिटक आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर दोनों मिसमैच है, ठीक। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा आपका एकदम सही है। दार्शनिक सिद्धांत के साथ में आप इसमें एक चीज़ और जोड़कर चलेंगे, वो है प्रश्नोत्तर का क्रम। ये ऐसा पिटक है जिसमें प्रश्नोत्तर क्रम है और दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह है। तो फिलहाल यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 ही सही है। अब यहाँ आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख दर्शनों में सम्मिलित नहीं है। तो पहला क्या है कि भाई अनीश्वरवादी धर्म है, ये सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित है? भाई सम्मिलित है। क्षणभंगुरवाद है, ये भी सम्मिलित है। स्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अनात्मवाद बौद्ध धर्म के दर्शन से सम्मिलित है। मतलब ये तीनों जो हैं आपके बौद्ध धर्म के दर्शनों में सम्मिलित है, लेकिन स्यादवाद नहीं सम्मिलित है, क्योंकि स्यादवाद आपका जैन धर्म से संबंधित है। अब इन तीनों की बात कर लेते हैं हम कि अनीश्वरवादी धर्म क्या होता है, क्षणभंगुरवाद क्या है, अनात्मवाद क्या है, ये सारी बात करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख दर्शन है अनीश्वरवादी धर्म है। तो अनीश्वरवादी धर्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता नहीं मानता है। अनीश्वरवादी का मतलब ही क्या हुआ? भाई हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये बौद्ध धर्म का प्रमुख दर्शन है। बौद्ध धर्म जो है ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। तो अनीश्वरवादी के बारे में आप समझ गए होंगे। वही क्षणभंगुरवाद क्या होता है? क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद कहीं लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। जीवन और जगत की प्रत्येक घटना का अस्तित्व क्षण मात्र है, इसका मतलब ये है। तो ये भी बौद्ध धर्म का एक दर्शन है। वहीं अनात्मवाद की बात करें तो अनात्मवाद भी इसका एक प्रमुख दर्शन है। और अनात्मवाद का मतलब क्या होता है? अनात्मवाद का मतलब ये है कि जो आत्मा है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, और यह पंच स्कंधों का संघात यानी जोड़ है। मतलब पंच स्कंध जो होते हैं उनका जोड़ होता है, और ये लगातार परिवर्तनशील है। साथ में एक चीज़ और याद रखेंगे भाई, बौद्ध धर्म के प्रमुख दर्शनों में ये भी आता है कि बौद्ध धर्म नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन मतलब वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, उसका खंडन करता है, अर्थात वेदों में उसकी कोई भी आस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था का भी विरोध इसमें मिलता है। यज्ञ कर्मकांड पशु बलि का भी विरोध है। क्षणिकवाद मैंने बता ही दिया। क्षणभंगुरवाद मतलब जीवन और जगत की जो प्रत्येक घटना है वो बहुत ही मतलब परिवर्तन हो रही और कुछ भी स्थिर नहीं है, जो भी चीज़ें हैं उसका अस्तित्व क्षण मात्र है।
तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्यादवाद आपका जैन धर्म से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि बौद्ध धर्म जो है अतिवादी धर्म नहीं है। कारण क्या है कि मध्य प्रतिपदा बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको बताना है कि कथन सही है कि कारण सही। इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर हम बढ़िया तरीके से करा भी रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो भाई डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पहला कथन देख रहे हैं जैसा कि बौद्ध धर्म अतिवादी धर्म नहीं है। अतिवादी का मतलब होता है किसी चीज़ की अति होना। देखिए, बौद्ध धर्म का मानना यह है कि जीवन में अत्यधिक दुख भी नहीं होना चाहिए और अत्यधिक सुख भी नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, ये सब नहीं। मध्य प्रतिपदा का जो है सिद्धांत है आपका बौद्ध धर्म का। तो कारण आपका एकदम सही है कि मध्य प्रतिपदा बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। मध्य प्रतिपदा का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म बीच का सिद्धांत निभाता है कि कुछ भी अति नहीं होनी चाहिए, सुख और दुख दोनों का बैलेंस आपके जीवन में होना चाहिए। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, क्योंकि जो है मध्य प्रतिपदा बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, इसीलिए जो है बौद्ध धर्म अतिवादी नहीं है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर भी है, ये सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि योगाचार विज्ञानवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। जो योगाचार विज्ञानवाद है इसके बारे में आपको ये 3 कथन दिए गए हैं, इन पे डिस्कस करना है। अपने मन में डिस्कस करो, कैसे भी करो, लेकिन करो। कहने का मतलब ये है। अब योगाचार विज्ञानवाद यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। दूसरा है कि असंग इसके विस्तारक थे। तीसरा है कि यह सिद्धांत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो योगाचार जो विज्ञानवाद है उसकी जो स्थापना की थी, यानी मतलब उसे जो बनाया था वो आपके मैत्रेय नाथ ने बनाया था। तो नागार्जुन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि असंग इसके विस्तारक थे, ये एकदम सही बात है। मतलब जो इसका विस्तार किया भाई मैत्रेय नाथ ने बना दिया, लेकिन इसका विस्तार कौन करता है, तो असंग करते हैं। तो असंग इसके विस्तारक थे, एकदम सही बात है। ये सिद्धांत आपका महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी सही बात है। देखिए, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 पार्टिसिपेशन हुए हैं। तो जो महायान है उसी का है योगाचार विज्ञानवाद, यानी योगाचार विज्ञानवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन नागार्जुन ने इसका प्रतिपादन नहीं किया था, इसका प्रतिपादन आपके मैत्रेय नाथ ने किया था। अगर मैं नागार्जुन की बात करूं कि भाई नागार्जुन ने किसका प्रतिपादन किया था, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, माध्यमिक शून्यवाद कह लीजिए। फिलहाल यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो 2, 3 सी में सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यानी उन्हें दीक्षा दी, शिक्षा दी। बौद्ध धर्म के अनुसार यह घटना कहलाती है। अब देखिए, पहला क्या है कि महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है जब 29 वर्ष की अवस्था में वो ग्रह त्याग कर देते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। वहीं निर्वाण की अगर बात करें तो निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। तो 35 वर्ष की अवस्था में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे निर्वाण कहा गया। वहीं धर्म चक्र प्रवर्तन की अगर बात करें तो जब उन्होंने शिक्षा दी, अपने शिष्यों को शिक्षा दी, मतलब उन्हें दीक्षित किया, तो उसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सी ही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति मतलब 35 वर्ष की अवस्था में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो दूसरा तो ऐसे ही कट जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, निर्वाण प्राप्ति के पश्चात, तो निर्वाण प्राप्ति यानी जब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म में शिक्षा दी। तो इसी को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण मैंने बता ही दिया कि भाई महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और महापरिनिर्वाण जो होता है उसका मतलब होता है जब 80 वर्ष की अवस्था में वो 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध जब अपना शरीर त्याग करते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो इसी को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। सोचिए, एक में बौद्ध संगीति दी गई हैं, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, चतुर्थ होती है, 4 बौद्ध संगीति होती हैं।
सूची 2 में आपके जो है वो शासक दिए गए हैं भाई, जिस टाइम पीरियड में, जैसे प्रथम बौद्ध संगति होती है तो किसके टाइम पीरियड में होती है, वहीं जो द्वितीय बौद्ध संगति होती है किसके टाइम पीरियड में होती है, तृतीय किसके में होती है, चतुर्थ किसके में होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगति होती है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व, मतलब 483 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले, जो राजगृह होता है, जगह भी मैं बता रहा हूँ, राजगृह जो होता है वहाँ पर आयोजित होता है। अजातशत्रु उस समय शासक थे और महाकश्यप की अध्यक्षता में होता है, और यहाँ पर आपका ए का तीसरा हो जाएगा। वहीं जो द्वितीय बौद्ध संगति होती है इसका आयोजन होता है काला शोक के समय, काला शोक के समय होता है 383 ईसा पूर्व, ये भी आप ध्यान रखना भाई, ये आपका 483 ईसा पूर्व, ठीक, ये आपका 383 ईसा पूर्व, ये आप ध्यान रखेंगे फिलहाल। तो आपका द्वितीय बौद्ध संगति काला शोक हो गया। तृतीय बौद्ध संगति कब होती है, तो 250 ईसा पूर्व होती है, ये आपकी पाटलिपुत्र में होती है, और पाटलिपुत्र में जिस समय होती है उस समय कौन शासक थे, अशोक थे। तो 250 ईसा पूर्व में अशोक के टाइम पीरियड में होती है तृतीय बौद्ध संगति। मोगलीपुत्र जो होते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जो तृतीय बौद्ध संगति होती है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कथावत्थु नामक ग्रंथ की रचना तृतीय बौद्ध संगति में ही होती है। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगति अब एक ही बचा है, कनिष्क, तो कनिष्क के टाइम पीरियड में होगी, जो कि इनका 78 ईस्वी टाइम पीरियड होता है जब इनका राज्यारोहण होता है, और ये आपका कश्मीर में होता है, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म जो होता है हीनयान और महायान 2 शाखा में टूट जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो जाहिर दी बात है, एक आपका क्या हो गया, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति काला शोक, तृतीय आपका अशोक, चतुर्थ आपका कनिष्क। तो 3, 2, 4, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही मिलान करने को आ गया भाई, शासक भी याद करना है आपको, टाइम पीरियड भी याद रखना है, साथ में जिसकी अध्यक्षता में हुआ ये भी याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना कि भाई जो तीसरी बौद्ध संगति थी उसमें कथावत्थु नामक एक ग्रंथ की रचना हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान महायान नामक 2 धर्मों में टूट जाता है आपका बौद्ध धर्म, 2 पार्टिसिपेशन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी भाई। प्रथम बौद्ध संगति मैंने बताया था अजातशत्रु के समय होती, महाकश्यप अध्यक्षता करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति जो होती है वो आपकी काला शोक के समय होती है, सब्बा कामी या सर्वकामिनी कुछ भी लिखा हो समझ जाना। तृतीय बौद्ध संगति आपका अशोक के समय होती है, मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति आपका जो होता है कनिष्क के समय वसुमित्र। तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, 3, 2, 4, 1 राइट आंसर हो जाएगा, बी ही सही है। टाइम पीरियड जरूर याद रखना भाई, ये आपका 483 ईसा पूर्व, ये 383 ईसा पूर्व, ये आपका 250 ईसा पूर्व, ये आपका 78 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूट जाता है, कब, चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है कनिष्क के टाइम पीरियड वाली, जब वसुमित्र अध्यक्षता कर रहे होते हैं कश्मीर में भी कुंडलवन में, वहाँ पर हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म टूट जाता है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं हीनयान के बारे में, महायान के बारे में, तब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हीनयान जो होता है एक व्यक्तिवादी धर्म के रूप में प्रचारित होने लगता है। इसका शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग हो जाता है। जो ये आपका हीनयान महामार्ग था ये केवल भिक्षुओं के लिए था, मतलब जो भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते थे उनके लिए था। और ये लोग परिवर्तन तथा सुधार के विरोधी थे, मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है संसार में उसके, और जो भी सुधार हो रहा है उसके विरोधी थे। जो हीनयान शाखा में पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया है त्रिपिटक, तो उसके पालन पर ज़्यादा जोर देता है कि भाई त्रिपिटक में जो लिखा है उसको पालन करो बस। इस शाखा का जो विस्तार है, जो हीनयान शाखा का विस्तार होता है वो श्रीलंका, वर्मा आदि देशों में होता है। श्रीलंका में आपको हीनयान धर्म के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वर्मा में मिल जाएंगे, म्यांमार में मिल जाएंगे। वहीं दूसरा जो महायान शाखा होता है, महायान शाखा के लोग होते हैं नवीनतावादी होते हैं, मतलब जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आज की डेट में ये चीज़ें आपकी रिलेटेबल हैं तो इसको हम अपनाएंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई हीनयान जो है वो नवीनतावादी है, क्योंकि हीनयान जो है नवीनतावादी नहीं है, महायान नवीनतावादी है।
हीनयान तो है परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो महायान के बारे में इतनी चीज़ें समझिए कि महायान शाखा के लोग नवीनतावादी थे, समय के साथ परिवर्तन स्वीकार करने वाले लोग थे। ऐसा मानते थे कि भाई जो चीज़ें बदलेंगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। देखिए जो महायान शाखा के अनुयायी थे उनका एक ये भी मानना था कि भाई जो मनुष्य होता है वो अकेले निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। तो यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है कि महायान जो शाखा के लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा भी करते हैं। जो महायान शाखा के लोग होते हैं ये गुणों के हस्तांतरण पर भी विश्वास करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही था। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो भिक्षुओं के लिए मार्ग था उसे निम्न मार्ग कहा जाता है, वो हीनयान जो पार्टिसिपेशन में अलग हुए थे उनके लिए था। इस शाखा का विस्तार श्रीलंका बर्मा आदि देशों में हुआ। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो हीनयान शाखा थी उसका विस्तार श्रीलंका बर्मा आदि देशों में होता है, महायान का नहीं। तो यहाँ पर ना तो एक सही ना तो दो सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में कथावत्थु नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? अभी मैंने पीछे बताया है। ये जो तीसरी बौद्ध संगीति थी जो कि अशोक के समय हुई, मोगलीपुतिस्त ने जिसकी अध्यक्षता की थी और जो कि पाटलिपुत्र में होती है 250 ईसा पूर्व में, वो होती तीसरी बौद्ध संगीति और इसी में कथावत्थु नामक ग्रंथ की रचना की गई। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में जो है बौद्ध धर्म अलग अलग हो जाता है। तो सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मंजूश्री मूलकल्प गुह्य समाज नामक ग्रंथों का संबंध है। एक मंजूश्री मूलकल्प है, गुह्य समाज, दो ग्रंथ हैं ये। तो इनका संबंध किससे है भाई? हीनयान शाखा से है कि महायान शाखा से है कि वज्रयान शाखा से है कि आजीवक संप्रदाय से है? आजीवक संप्रदाय के बारे में आपको नहीं पता तो आपको जानना चाहिए कि भाई मखली गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। मखली गोसाल जो कि शुरुआती दिनों में आपके शिष्य थे किसके? बुद्ध के। तो यहाँ पर फिलहाल आपका मंजूश्री मूलकल्प जो है और गुह्य समाज जो है ये आपका वज्रयान शाखा से संबंधित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। वज्रयान शाखा की खास बात यह है कि जो ये शाखा है वज्रयान, इसमें तंत्र मंत्र के माध्यम से बुद्ध और उनकी पत्नी तारा देवी को माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और इस शाखा की जो उत्पत्ति होती है 5वीं और 6वीं शताब्दी में होती है। तो वज्रयान शाखा भी आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में संबंधित है और इसमें जंत्र मंत्र तंत्र ये सब बहुत यूज होता है। फिलहाल सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आपको मिलान करना है। सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें घटनाएं दे रखी है, इसमें उनका प्रतीक दे रखा है। अब गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कमल से इंगित होता है। वहीं जब ग्रह त्याग करते हैं जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है तो उसे जो है घोड़े से दर्शाते हैं। निर्वाण की प्राप्ति जो होती है तो उसे जो है हम पद चिन्हों से दर्शाते हैं। मृत्यु की बात करें तो स्तूप से दर्शाते हैं। ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। तो 2, 3, 4 एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन क्या है कि बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। कारण क्या है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अभी मैंने पीछे बताया कि जो उरुवेला नामक जगह होती है वहां पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, गया बिहार में। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है वो दिन होता है वैशाख पूर्णिमा का। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो वैशाख पूर्णिमा की ये है कि ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध पूर्णिमा है उसे बुद्ध का जन्म का दिन भी माना जाता है, ज्ञान की प्राप्ति का दिन भी माना जाता है और महापरिनिर्वाण का दिन भी माना जाता है। तो ये तीनों माने जाते हैं और इसीलिए बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। तो कथन कारण दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए सही हो जाएगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अष्टमहास्थान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये अष्टमहास्थान कौन से हैं? लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म होता है, गया जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारनाथ जहाँ उपदेश देते हैं, कुशीनगर जहाँ जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती और संकास। तो ये 8 जगह हैं जो कि अष्टमहास्थान के रूप में जाने जाते हैं। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ थोड़ी बात हम गुप्ता पीरियड की करेंगे।
गुप्त काल की करेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो गुप्ता पीरियड से ही रिलेटेड हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके गुप्ता पीरियड के, आप सारी चीज़ें गुप्त काल के बारे में धीरे धीरे जानते चले जाएंगे। देखिए, गुप्ता पीरियड जो होता है वो 240 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 550 ईस्वी तक का टाइम पीरियड होता है। लगभग ये लोग 300 साल तक शासन करते हैं और लगभग संपूर्ण भारत पर इनका शासन रहता है। गुप्ता पीरियड को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए, मौर्य वंश और शुंग वंश के बाद में भारत में कोई भी ऐसा वंश नहीं हुआ जिसने राजनीतिक एकता बनाई हो। मतलब मौर्य वंश और शुंग वंश के बाद में भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा। मतलब सभी राजा बटे रहे कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। जबकि मौर्य वंश में ऐसा नहीं था, अखंड भारत बना दिया था आपके चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिल करके। लेकिन धीरे धीरे जो है सभी राजा बट जाते हैं। कुषाण सातवाहन वंश जो होते हैं वो थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो मौर्य वंश और शुंग वंश के बाद में जो राजनीतिक एकता आती है वो गुप्ता टाइम पीरियड में ही आती है। और गुप्ता टाइम पीरियड आपको पता है तीसरी शताब्दी से स्टार्ट होता है। तीसरी शताब्दी में आपके मुख्यतः 3 राजवंशों का उदय होता है। मध्य भारत में आपका नाग शक्ति का उदय होता है, दक्षिण भारत में वाकाटक वंश का उदय होता है और पूर्व में आपका गुप्ता वंश का उदय होता है। गुप्ता वंश में जो आपके श्रीगुप्त थे, इन्हें आदिराज कहा जाता है, पहले शासक होते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भागसियों के अधीन जो है प्रयाग के ये शासक थे, मतलब ये किसी के अधीन काम करते थे। लेकिन फिर भी गुप्ता पीरियड का अगर पहला शासक पूछते हैं तो श्रीगुप्त ही आप लगाएंगे। श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच होते हैं, जो कि एक हिसाब से पूरा कंट्रोल लेते हैं शासन का और बढ़िया तरीके से शासन करते हैं। घटोत्कच के बाद में उनके बेटे चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे होते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासन करते हैं। समुद्रगुप्त जिन्हें कि भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद इनके 2 बेटे होते हैं, एक होता है रामगुप्त, एक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य कहा जाता है और बहुत ही महान शासक हुए हैं। तो रामगुप्त गद्दी पर बैठते हैं क्योंकि रामगुप्त बड़े होते हैं। लेकिन रामगुप्त जो कि एक कायर शासक थे, ये शकों से पराजित हो जाते हैं। शकों से जब ये पराजित हो जाते हैं तो जो शकराज होते हैं उनको अपनी पत्नी दान में देनी पड़ती है कि भाई ध्रुव स्वामिनी तुम भेज दो और तुम पराजित हो चुके हो। तो ध्रुव स्वामिनी की जगह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ध्रुव स्वामिनी बन के जाते हैं और शकों का उन्मूलन करते हैं। और जब लौट के आते हैं तो रामगुप्त को भी मार देते हैं और ध्रुव स्वामिनी जो कि रामगुप्त की पत्नी थी उनसे विवाह कर लेते हैं। उसके बाद में कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, सबकी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर आपके होते रहेंगे। और गुप्ता पीरियड से लगभग क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, सारी चीज़ें एकदम एकदम तरीके से ऐसा समझ में आ जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं। लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्त वंश के इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है कि फहियान गुप्त नरेश समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा कथन क्या है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से भी गुप्त वंश के इतिहास के विषय में कुछ सूचनाएं मिलती हैं। देखिए, गुप्त वंश के इतिहास जानने के जो साधन हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। विशाख दत्त ने लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। तो जो देवी चंद्रगुप्तम इन्होंने लिखी है, इसमें देवी चंद्रगुप्तम में पता चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय किस तरीके से ध्रुव स्वामिनी का भेष धारण करते हैं। क्योंकि रामगुप्त जो है शकराज से हार गए थे, तो ये ध्रुव स्वामिनी बन के जाते हैं, शकों का उन्मूलन करते हैं, फिर लौट करके रामगुप्त को भी जो है ऊपर पहुंचा देते हैं और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेते हैं। तो देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है विशाख दत्त का, उसमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। वहीं शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी है, तो उसमें भी सारी चीज़ें पता चलती हैं। भाई गुप्तकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी, नगर जीवन कैसा था, कैसे लोग रहते थे, टहलते थे, घूमते थे, फिरते थे, पहनते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, पीते थे, ये सारी चीज़ें शूद्रक के मृच्छकटिकम से भी पता चलती है। वात्स्यायन ने कामसूत्र जो लिखी है उसमें भी सारी जानकारी मिलती है कि भाई कैसे जो है गुप्ता टाइम पीरियड था। वहीं चीनी यात्री फहियान जो आता है वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड आप ध्यान रखेंगे, अभी आगे वैसे बात करूंगा, लेकिन 375 ईस्वी से 415 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहता है। समुद्रगुप्त के बाद यही गद्दी पर बैठते तो रामगुप्त है, लेकिन रामगुप्त को मार देते हैं। जो चीनी यात्री फहियान होता है मध्य देश की जनता का वर्णन करता है। 7वीं सदी में जब ह्वेनसांग आता है
तो गुप्त वंश के बारे में ये भी बहुत सारी चीज़ें लिखता है कि कुमार गुप्त के बारे में, बुद्ध गुप्त के बारे में, आदि गुप्त के बारे में, इनके बारे में लिखता है। देखिए पहला कथन क्या दे रखा है कि फहियान जो होता है गुप्त नरेश समुद्रगुप्त के शासन काल में भारत आया। गलत बात है। जो फहियान आता है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड होता है उसमें आता है। तो पहला कथन गलत है। और ये जो है वर्णन वगैरह सारी चीज़ें करता है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। वहीं चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से भी गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है, ये सही है। तो दूसरा कथन सही है। अब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया, तो इस वजह से ऐसा आप नहीं कह सकते कि भाई इसने गुप्त वंश के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिलहाल बी आपका सही है, क्योंकि केवल 2 ही सही है, पहला गलत है। देखिए गुप्तकालीन अभिलेख की अगर बात करूं तो गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम जो मिलता है वो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त अभिलेख मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्त किसका है? समुद्रगुप्त का है। किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्त ऐसा अभिलेख है जो कि आपके गद्य और पद्य दोनों में हरिसेन ने लिखा है और विशुद्ध संस्कृत में लिखा है। तो चूंकि ये गद्य और पद्य दोनों में है, तो यहीं से चंपू काव्य की अवधारणा भी निकल के आती है। जो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है इसमें समुद्रगुप्त की राज्यारोहण के बारे में जानकारी मिलती है, सारी चीज़ें पता चलती हैं। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय की जो सूचना मिलती है वो उदयगिरी के अभिलेख से मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। वहीं स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हूणों के आक्रमण की सूचना मिलती है कि भाई हूणों ने आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने उन्हें मार मार के भगाया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे अच्छे से कि गुप्तकालीन अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि प्रयाग स्तंभ लेख की रचना चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई। अभी मैंने बताया भाई प्रयाग स्तंभ लेख की जो रचना है वो हरिसेन ने की थी और समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। दूसरा है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से हूणों के आक्रमण की सूचना मिलती है। सही बात है, हूणों ने आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने उन्हें हराया था। तो दूसरा कथन सही है और ये भीतरी स्तंभ लेख से पता भी चलता है। वहीं तीसरा आपका क्या है कि उदयगिरी से प्राप्त गुहालेख समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उदयगिरी जो आपका स्तंभ लेख है वो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से संबंधित है। तो ये भी आपका गलत है। तो केवल 2 ही सही है। अब इसमें लिखा क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना। यहाँ भी पढ़ लेना, क्वेश्चन जब लगाना तो नीचे भी पढ़ लेना। ऐसा नहीं यहाँ सही है लिखा होता, जब सही है लिखा होता तो केवल 2 होता, ठीक। लेकिन यहाँ लिखा कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है तो भाई पहला सही नहीं है, ठीक। पहला वाला सही नहीं है आप देख सकते हैं, और तीसरा सही नहीं है, दूसरा तो सही है। तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको, वहाँ पर ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा पढ़ के उल्टा सीधा आंसर दे आए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरे क्वेश्चन का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो सही से पढ़ना है पूरा, तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्त वंशी राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त वंशी जो राजा थे उनके कौन कौन से सिक्के मिले हैं? स्वर्ण सिक्के मिले हैं, रजत सिक्के भी मिले हैं, तांबे के सिक्के भी मिले हैं। गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले? राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुए, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो फिलहाल यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? या कल लिख गया या काल होगा। ये आपके 4 मंदिर दे रखे हैं, वाराणसी का भारत माता मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इन मंदिरों में से ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि गुप्ता टाइम पीरियड से संबंधित नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी का भारत माता मंदिर। जो भूमरा का शिव मंदिर है ये भी आपका संबंधित है गुप्त काल से। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जो कि आपका जबलपुर में पड़ता है मध्य प्रदेश में, ये भी आपका गुप्त काल से संबंधित है। वहीं देवगढ़ का दशावतार, देवगढ़ जो कि आपका झांसी में पड़ता है, वहाँ पर देवगढ़ दशावतार मंदिर है, तो वो भी आपका जो है संबंधित है गुप्ता टाइम पीरियड से। तो ये आपके सारे सही हैं। वाराणसी का भारत माता मंदिर गुप्ता टाइम पीरियड से संबंधित नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने गुप्तों को शूद्र माना है? मतलब जो गुप्ता टाइम पीरियड के शासक थे वो समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, रामगुप्त हो,
या कुमार गुप्त हों, स्कंद गुप्त हों, तो उनको शूद्र किसने माना है ये आपको बताना है। देखिए काशी प्रसाद जायसवाल जो हैं ये गुप्ता जो थे उन्हें शूद्र मानते थे, उन्हें निम्न जाति का मानते थे, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें प्रोफेसर एस के आयंगर की, तो जो आपके प्रोफेसर एस के आयंगर थे, वहीं जो आपकी रोमिला थापर हैं या आपके ए एस आर्टेकर हैं, तो ये जो आपके तीनों लोग थे, इसमें आप रोमिला थापर को भी ऐड कर लीजिए, तो ये तीनों लोग जो मानते थे कि ये आपके गुप्ता टाइम पीरियड के जो भी शासक थे वो वैश्य थे। वहीं आपके जो सुधाकर चट्टोपाध्याय कह लीजिए या आर.सी. मजूमदार जो आपके इतिहासकार हुए हैं, ये मानते थे कि जो गुप्ता टाइम पीरियड के शासक थे वो क्षत्रिय थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, काशी प्रसाद जायसवाल जो है इन्हें शूद्र मानते थे, प्रोफेसर एस के आयंगर, ए एस अल्टेकर और वहीं रोमिला थापर इन्हें वैश्य मानती थी, सुधाकर चट्टोपाध्याय जो हैं और आपके आर.सी. मजूमदार इन्हें क्षत्रिय मानते थे। तो फिलहाल यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कथन क्या है कि यह महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम सम्राट थे। दूसरा कथन है गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। तीसरा कथन आपका सी क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है और यह श्री गुप्त का पुत्र था। ये चार कथन आपके दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है। अभी जो है थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी गुप्ता पीरियड की, तो मैंने बताया था श्रीगुप्त जो थे वो पहले शासक इसके माने जाते हैं। श्रीगुप्त के बेटे होते हैं घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र होते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर आप जो चौथा कथन देख रहे हैं कि यह श्रीगुप्त का पुत्र था, तो यही गलत हो जाएगा और यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो आपके घटोत्कच के पुत्र थे, ना कि श्रीगुप्त के। श्रीगुप्त के बेटे हुए घटोत्कच और घटोत्कच के बेटे होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और भी चीज़ें आप जान लीजिए कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये गुप्ता टाइम पीरियड के एक शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और ये सबसे पहले सम्राट थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना। लिच्छवी यानी जो लिच्छवी गणराज्य होता है उसकी राजकुमारी होती है कुमार देवी और कुमार देवी के साथ इनका विवाह होता है। सर्वप्रथम इन्होंने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, ये बात एकदम सत्य है। रजत मुद्रा यानी जो आपके चांदी के सिक्के होते हैं, कहीं चांदी के सिक्के लिखकर आ जाए कि भाई किस शासक ने, किस ऐसे गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चलवाए थे, तो आपको बताना चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है, ये एकदम सही बात है। 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय ही गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। और ऐसा हमें पता कहाँ से चलता है, तो मथुरा लेख से पता चलता है कि भाई 319 से 20 में गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के समय। बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था। तो पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, लेकिन यहाँ पूछा गया सत्य नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस यही करना है आपको। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के संदर्भ में सही नहीं है। मतलब समुद्रगुप्त के बारे में जो ये चार कथन आपके दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा कथन है भाई जो नहीं सही, यही आपको बताना है। तो क्या है पहला कथन कि वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, तो एकदम सही बात है। जो आपकी कुमार देवी थी वो पत्नी थी चंद्रगुप्त प्रथम की और उन्हीं से ये उत्पन्न होते हैं, तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्त है। प्रयाग प्रशस्त आपका जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, ये भी एकदम सही है। प्रयाग प्रशस्त किसने लिखा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, हरिशेन जो इनके राजकवि थे उन्होंने लिखा है। और प्रयाग प्रशस्त जो है इसमें जो लेख लिखे हुए हैं वो विशुद्ध संस्कृत में यानी शुद्ध संस्कृत में लिखे हुए हैं और जो इसमें लेख लिखा हुआ है वो चंपू काव्य का उदाहरण है। चंपू काव्य मतलब गद्य में भी है पद्य में भी है, आधी चीज़ें गद्य में है पद्य में, तो दोनों का मिक्सचर है। तो इसीलिए प्रयाग प्रशस्त में जो लेख है हरिशेन का वो चंपू काव्य का चंपू शैली का उदाहरण मिलता है और संस्कृत की चंपू शैली, ये भी ध्यान रखना।
तो प्रयाग प्रशस्त है कहाँ पे, तो ये ध्यान रखना कौशाम्बी में पड़ता है। ठीक, समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों के इतिहास के मामले में जो है गुप्त साम्राज्य का एक उत्कर्ष काल माना जाता है। तो आपका पहला कथन भी पूरी तरीके से सत्य है, दूसरा भी सत्य है। तीसरा क्या है कि एरड़ अभिलेख से समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है। तो ये कथन भी आपका पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम दत्त देवी था, और ये आपका सत्य हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने मुद्राएं चलाई हैं, तो कितने प्रकार की मुद्राएं चलाई हैं? समुद्रगुप्त ने जो मुद्राएं चलाई वो गरुड़ प्रकार की मुद्रा चलाई है, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा चलाई है, परशु प्रकार की मुद्रा भी इन्होंने चलाई है, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा भी चलाई है, व्याघ्र हनन मतलब उसमें बाघ का हनन हो रहा है, उसे मारा जा रहा है, उस प्रकार की मुद्रा भी चलाई है, और बीड़ा वादन प्रकार की मुद्रा भी चलाई है। ये जो मैं मुद्रा का स्वरूप बता रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जैसे गरुड़ प्रकार की मुद्रा है तो उसमें गरुड़ बना हुआ है, धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा है तो उसमें धनुर्धारी बना हुआ है, परशु प्रकार की मुद्रा है तो उसमें परशु बना हुआ है मतलब परसा बना हुआ है, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा है तो उसमें अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया उन सिक्कों पर। व्याघ्र हनन की बात करें तो बाघ को मारते हुए जो एक चित्र अंकित होता है, ऐसी मुद्राओं का भी प्रचलन किया है। बीड़ा वादन मतलब समुद्रगुप्त जो है बीड़ा वादन में प्रवीण था, तो उसका भी इसने जो है सिक्का निकाला है। वहीं अगर आप देखते हैं कुषाण शासक कनिष्क समुद्रगुप्त का समकालीन था, ये तो गलत है, क्योंकि कुषाण शासक जो कनिष्क था वो 78 ईस्वी से था। वहीं समुद्रगुप्त जो है वो आपके 335 से 380 ईस्वी टाइम पीरियड इनका होता है। तो जो समुद्रगुप्त के समकालीन होते हैं वो होते हैं रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय का जो टाइम पीरियड है वो 348 से 378 है। तो ये आप समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त के जो समकालीन है वो रुद्र सिंह तृतीय है, ना कि कनिष्क। तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। देखिए समुद्रगुप्त के साम्राज्य की अगर मैं बात करूँ, उनके शासन की अगर मैं बात करूँ, तो डिटेल में आप चीज़ें समझ लीजिए। देखिए अगर समुद्रगुप्त के साम्राज्य की अगर आप बात करते हैं तो समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य फैला हुआ था, उत्तर में अगर देखते हैं हिमालय से लेकर के दक्षिण में आपके विंध्य पर्वत तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। वहीं पूर्व में इनके बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम पूर्व में मालवा तक इनका साम्राज्य था। तो ये आप समझ सकते हैं इतना बड़ा इनका क्षेत्र था। और वही जो संधि विग्रहिक का मतलब होता है युद्ध तथा संधि का मंत्री होता है। तो एक बड़ी पोस्ट होती है, मतलब जैसे आज की डेट में आप रक्षा मंत्री देखते हैं, तो संधि विग्रहिक उस समय युद्ध और संधि का मंत्री होता था, युद्ध का भी और संधि का। संधि मतलब विदेश सचिव। राजनाथ और जयशंकर को कंबाइंड कर दो, तो इन दोनों का जो काम करते थे ना, संधि विग्रहिक करते थे। विदेशिक मामले भी संधि विग्रहिक देखते थे। तो इसीलिए मैंने कहा रक्षा मंत्री और जयशंकर को एक कर दो तो संधि विग्रहिक आपका हो जाएगा। और समुद्रगुप्त का जो संधि विग्रहिक था उस समय हरिशेर था, मतलब रक्षा मंत्रालय भी ये देखते थे एक हिसाब से और विदेशिक मामले भी देखते थे। हरिशेर ने ही प्रयाग प्रशस्त लिखा है, जो कि कौशाम्बी में चंपू काव्य का उदाहरण है। वहीं एक पोस्ट और होती थी, एक वैकेंसी और होती थी, वो होती थी खाद्य टपाकिक। खाद्य टपाकिक जो होते थे वो जो राजकीय भोजनालय होता था उसके अध्यक्ष होते थे, मतलब मोदी जी का खाना कैसे बनता है। तो उसी तरीके से समुद्रगुप्त का खाना या समुद्रगुप्त के जो इनके नौकर चाकर होते थे, जो इनके सेना में थे, जो इनके अधिकारी थे, उनका जो खाने पीने का सिस्टम होता था वो खाद्य टपाकिक एक अधिकारी होता था, वो देखता था। और खाद्य टपाकिक जो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में जो अधिकारी था उसका नाम था ध्रुवभूति था। वहीं एक वैकेंसी और होती थी, बहुत बड़ी वैकेंसी होती थी, वो होती थी कुमारामात्य। कुमारामात्य मतलब उच्च श्रेणी का पदाधिकारी, आप समझ लीजिए। कुमारामात्य को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज के टाइम पीरियड में एक आईएएस अधिकारी होता है, तो गुप्ता टाइम पीरियड में जो है कुमारामात्य एक पोस्ट होती थी और गुप्त प्रशासन में ये एक आईएएस की तरह काम करता था। वहीं महादंड नायक जो होता था वो आपका पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। यहाँ दंड आ गया मतलब दंड देगा, तो पुलिस विभाग से ही रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है। और साथ में फौजदारी का न्यायाधीश भी इसे कहा जाता था। तो कभी भी आ जाए भाई फौजदारी का न्यायाधीश कौन था आपके गुप्ता टाइम पीरियड में, तो महादंड नायक था। और महादंड नायक था कौन? हरिशेर ही था। मतलब आप समझ सकते हैं जो युद्ध का जितना सिस्टम है वो भी आपके हरिशेर देख रहे हैं, संधि विग्रहिक का काम भी कर रहे हैं, वहीं महादंड नायक का काम भी कर रहे हैं। वहीं समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में, जिलों में किया था।
जो B.A. स्मिथ हैं इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। बीड़ा वादन में जो है समुद्रगुप्त बहुत ही निपुण था और बीड़ा वादन अक्सर किया भी करता था। साथ में इसे कबीराज भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, समुद्रगुप्त के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक हरिशेर था। तो एकदम सही बात है भाई, संधि विग्रहिक मैंने समझा दिया कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्रालय देखते हैं, जयशंकर जी जो हैं वो आपके क्या देखते हैं, वैदेशिक मामले देखते हैं। तो दोनों का कंबाइंड रूप जो होता था वो संधि विग्रहिक नाम का अधिकारी करता था और वो थे हरिशेर। हरिशेर जो थे वो संधि विग्रहिक के साथ साथ में महादंड नायक का काम भी देखते थे। महादंड नायक जो कि पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था और फौजदारी का न्यायाधीश भी होता था। देखिए जितनी आसानी तरीके से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ ना, जब आप प्रैक्टिस से उठाएंगे आप फटाफट सारे क्वेश्चन कर जाएंगे अगर सही से पढ़ते हैं तब। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विभाजन प्रांतों तथा जिलों में किया था। ये मैंने बता दिया, प्रांतों और जिलों में इनका विभाजन था। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, एकदम सही। B.A. स्मिथ ने कहा था, कबीराज भी कहते हैं। बीड़ा वादन में ये बहुत निपुण थे। बौद्ध विद्वान वसुबंधु को इन्होंने आश्रय भी दिया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो यहाँ फिलहाल पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका टाइम पीरियड जो है 380 से 415 ईस्वी का टाइम पीरियड माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पुत्र थे, समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के पुत्र थे और समुद्रगुप्त की जो इनकी प्रधान महिषी थी दत्त देवी, उनसे ये उत्पन्न होने वाले पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्हें गुप्त राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इससे पहले मैंने चंद्रगुप्त प्रथम की बात की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो घटोत्कच के पुत्र थे और उन्होंने ही गुप्त संवत चालू किया था 319 से 20 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी चंद्रगुप्त द्वितीय दे दे और पूछे कि भाई किसने गुप्त संवत स्टार्ट किया, तो आप चंद्रगुप्त द्वितीय लगा दीजिए। अब समुद्रगुप्त आपके किसके बेटे हैं, तो समुद्रगुप्त आपके चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बेटे हैं। भाई जब चीज़ें आप सही से पढ़ेंगे सारी चीज़ें याद रहेंगी आपकी, कहानी माध्यम से पढ़ना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा गया है, इनका एक नाम देवगुप्त भी है, देवराज भी इन्हें कहा जाता है, देवश्री भी कहा जाता है। वहीं जो इनकी उपाधियां हैं, विक्रमांडु, विक्रमादित्य, परम भागवत की उपाधियां भी इन्होंने प्राप्त की हैं। अगर मैं बात करूं महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले गुप्ता टाइम पीरियड में किसने प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने प्राप्त की थी। लेकिन इनकी जो उपाधियां हैं विक्रमांडु, विक्रमादित्य, परम भागवत, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने प्राप्त की थी, लेकिन विक्रमांडु, विक्रमादित्य, परम भागवत की उपाधि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त की। वहीं जो इनका विवाह होता है नाग राजकुमारी कुबेर नागा से इनका विवाह होता है, जिससे इनकी एक कन्या भी उत्पन्न होती है, उसका नाम प्रभावती गुप्ता रखा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह गुप्त राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। अभी मैंने बताया कि भाई सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली शासक हुआ है आपका गुप्ता टाइम पीरियड में वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही हुआ है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। विक्रमांडु, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उसकी सुप्रसिद्ध उपाधियां थी, ये भी सही है। तो 1 2 दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आप कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने पश्चिमी भारत से शकों का उन्मूलन किया था। मतलब जो गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से शकों को मार के भगाया था। रुद्र सिंह तृतीय को मार डाला था, जो कि मैंने बात की थी कि भाई समुद्रगुप्त के जो टाइम पीरियड थे समकालीन थे, तो रुद्र सिंह तृतीय को भी ये मार डालते हैं। और शक उन्मूलन के बाद शक मुद्राओं का अनुकरण करके जो है ये चांदी की मुद्राएं चलाते हैं। भड़ोज पर भी अधिकार कर लेते हैं, जो कि एक बड़ा बंदरगाह है पश्चिमी सीमा का, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मेहरौली स्तंभ लेख जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका इसी पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने शकों को परास्त किया, एकदम सही बात है, शकों को परास्त करते हैं ये। रुद्र सिंह तृतीय को मार डालते हैं। वहीं शक विजय के पश्चात उसने सोने की मुद्राएं चलाई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शक विजय के पश्चात उसने सोने की नहीं चांदी की मुद्राएं चलाई थी, तो आपका सिर्फ और सिर्फ पहला कथन ही सत्य है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो 26 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर यही सारी बात की गई कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका प्रधान सचिव जो थे वीरसेन साहब थे, एकदम सही बात है, मैंने बताया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ये भी एकदम सही बात है। उसने 20 वर्ष तक शासन किया, गलत बात है। अभी मैंने बताया 380 से स्टार्ट करते हैं, 415 तक इनका टाइम पीरियड होता है, लगभग 35 साल। आम्रकार्दो उसका प्रधान सेनापति था, ये भी सही बात है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी ही सही नहीं है। और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम थोड़ी बात और करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो वैष्णव धर्मावलंबी था, मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाला होता था। वैष्णव धर्म में ज़्यादातर भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी, और जितने भी शासक हुए हैं गुप्ता टाइम पीरियड के, सभी जो है वैष्णव धर्मावलंबी थे, और इसी वजह से वो परम भागवत की उपाधि भी धारण करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य विक्रमांडू की उपाधि भी धारण की थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई, परम भागवत का मतलब वैष्णव धर्म से ही लिया जाता है। मेहरौली स्तंभ लेख से ये भी पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विष्णुपद पर्वत पर जो है विष्णु ध्वज की स्थापना भी करवाई थी। तो कल को क्वेश्चन आ जाए किस गुप्त शासक ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की, तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो संधि विग्रहिक थे आपके वीरसेन साहब, जिनकी बात की गई, सचिव जिसे कहा जाता है, तो जो संधि विग्रहिक थे वो आपके वीरसेन थे, और वीरसेन थे शिव थे, मतलब ये शिव धर्मावलंबी थे, शिव जी की पूजा करने वाले थे। तो जो राजा हैं वो आपके क्या हैं, वैष्णव थे, और इनके जो सचिव थे वीरसेन वो शिव धर्मावलंबी थे। और वीरसेन ने जो है उदयगिरी पहाड़ी पर एक शिव मंदिर भी बनवाया था। संधि विग्रह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, जो रक्षा मंत्रालय और जो विदेश का मंत्रालय, वो दोनों कंबाइंड रूप से संधि विग्रह की देखता था। और समुद्रगुप्त का जो संधि विग्रह था वो हरिशेर था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संधि विग्रह था वो आपका वीरसेन था। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय शिव धर्मावलंबी था, पहला कथन है। दूसरा है उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो संधि विग्रहिक थे वीरसेन, वो थे शिव धर्मावलंबी। तो पहला कथन पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या, उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो एकदम सही बात है। जितने भी वैष्णव होते थे लगभग परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्ता टाइम पीरियड में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो दूसरा कथन पूरा सत्य है, तो केवल 2 बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भाई चीनी बौद्ध यात्री फहियान किस गुप्त नरेश के दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनके बेटे हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो बैठते हैं कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ी चीज़ें आप और जान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था वो ब्राह्मण धर्म के लिए चरमोत्कर्ष का काल था। मतलब ब्राह्मण धर्म में आपके वैष्णव भी आते हैं, शिव भी आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक विजय की सूचना जो है उदयगिरी अभिलेख से मिलती है। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शक विजय किया है, शकों का उन्मूलन किया है, शकों को मारा पीटा है, तो उसकी सूचना कहाँ के अभिलेख से मिलती है? तो उदयगिरी अभिलेख से मिलती है। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के जो किस्सों का वर्णन है, मतलब उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो उसका जो वर्णन मिलता है वो मेहरौली के लौह स्तंभ लेख से मिलता है। फहियान जो कि यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है, वो बताता है कि जो दंड विधान थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में वो बहुत ही मृदु थे, मतलब ज़्यादा कठोर दंड विधान नहीं था कि डायरेक्ट कोई अपराध करता है तो उसको फांसी पर चढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अपराधों के लिए आर्थिक दंड मिलते थे। आर्थिक दंड मतलब आप भुगतान करिए और उसके बाद छूट जाइए। लेकिन बार बार कोई राजद्रोह कर रहा है तो उसके हाथ कटवा दिए जाते थे। जैसे आज की डेट में देशद्रोह है तो उस समय राजद्रोह होता था, मतलब राजा के विरुद्ध जाना। तो अगर कोई बार बार जा रहा है, एक बार की बात है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार जा रहा है तो उसके हाथ कटवा दिए जाते थे। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला कथन क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। एकदम सही बात है, अभी मैंने बताया कि वैष्णव धर्म खूब फला फूला।
वहीं चंद्रगुप्त द्वारा शक विजय की सूचना उदयगिरी अभिलेख से मिलती है, ये भी चीज़ मैंने बताई। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है, ये भी बात सही है। उसके समय दंड के नियम कठोर थे, गलत बात है। जो फहियान यात्री था उसने जो अपने बुक वगैरह लिखी है उसमें बताया कि भाई दंड विधान बहुत ही मृदु था, लेकिन बार बार कोई राजद्रोह कर रहा तो उसके हाथ कटवा दिए जाते थे। क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य आपका जो नहीं है वो डी है, क्योंकि दंड नियम मृदु थे, यहाँ कठोर लिखा हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था उनके यहाँ 9 रत्न थे। 9 रत्न में आपके कालिदास थे, धनवंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, बैताल भट्ट थे, घटकरपर थे, वारा मिहिर थे, वर रुचि थे। तो ये इनके 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इसमें जो आपके कालिदास होते हैं जो कि साहित्यकार होते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम ले लीजिए, रघुवंशम ले लीजिए, ये सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। तो कालिदास को ये भेजते हैं कुंतल नरेश के यहाँ और कहते हैं जाओ और जो है उनको संदेशा दो कि भैया संधि वगैरह कर ले। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास को इन्होंने कुंतल नरेश के दरबार में अपना दूत बना करके भेजा था। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कुछ और विद्वान भी थे, जैसे आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा, भास्कराचार्य, ये लोग भी थे इनके दरबार में। और जैसे अमर सिंह थे, तो अमर सिंह एक संस्कृत कोशकार और कवि थे। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। वारा मिहिर जो थे वो खगोलविद थे, मतलब खगोल वैज्ञानिक थे। वर रुचि जो थे वो एक व्याकरणिक थे और संस्कृत के विद्वान थे। वहीं बैताल भट्ट जो थे वो एक जादूगर थे। आपने बैताल 25 सुनी भी होगी, जो उसमें राजा दिखाए जाते हैं, राजा विक्रमादित्य दिखाए जाते हैं और एक बैताल दिखाया जाता है। तो बैताल भट्ट ने ही वो किताब लिखी है और उसमें राजा विक्रमादित्य को बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है कि भाई बैताल होता है, कहानी सुनाता है और राजा बोल देते हैं, फिर वो जो है अपने पेड़ पर लटक जाता है। बचपन में आपने सुनी होंगी ऐसी कहानियाँ, तो वो बैताल भट्ट ने ही लिखी हैं। ये जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वहीं कालिदास जो थे वो प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। शंकु जो थे एक वास्तुकार थे। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि कुमार गुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र होते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में थोड़ी चीज़ें आप जान लीजिए भाई। 415 ईस्वी में जब चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड खत्म होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कुमारगुप्त जो कि उनके बेटे होते हैं, और बेटे कैसे होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी होती है ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी के जो है ये पुत्र होते हैं। ध्रुव देवी के एक और बेटे होते हैं गोविंद गुप्त। तो गोविंद गुप्त जो होते हैं वो आपके कुमार गुप्त के छोटे भाई होते हैं। गोविंद गुप्त को जो है वैशाली का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। कुमार गुप्त के बारे में जो अभिलेख प्राप्त होते हैं 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा अभिलेख किसी के बारे में मिले हैं गुप्ता टाइम पीरियड में, तो वो कुमार गुप्त के बारे में ही जानकारी मिलती है। 18 अभिलेख इनके बारे में मिलते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई गुप्ता टाइम पीरियड में किस गुप्त शासक के बारे में 18 अभिलेख मिले हैं, तो वो आपके कुमार गुप्त के लिए मिले हैं। बिलसर का अभिलेख जो है वो कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख मिलता है, जिस पर गुप्त संवत 96 से 415 ईस्वी की तिथि अंकित है। मतलब 96 से 415 तक का इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और जो आपका भिलसर अभिलेख है कहाँ, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मिलता है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक की वंशावली प्राप्त हुई है। मतलब गुप्ता टाइम पीरियड श्रीगुप्त से चालू करो तो कुमारगुप्त तक का इसमें सब कुछ मिला है। वहीं इलाहाबाद जिले में गढ़वा मंदिर से कुमारगुप्त के 2 शिलालेख भी मिलते हैं। मतलब उसमें कुमारगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। तो गढ़वा मंदिर कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। गढ़वा मंदिर जो है वो इलाहाबाद में गुप्ता टाइम पीरियड से संबंधित एक मंदिर है। वहीं जो मंदसौर अभिलेख है वो प्राचीन मालवा में है और मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी ने लिखा है। वत्स भट्टी जो आपके कुमारगुप्त के दरबारी कवि थे और प्रशस्ति लेख के रूप में लिखा है। प्रशस्ति लेख मतलब होता है उसमें तारीफ की जाती है राजा की। प्रयाग प्रशस्ति जैसे आपका समुद्रगुप्त से है, उसी तरीके से मंदसौर अभिलेख जो है वो आपके कुमारगुप्त से संबंधित है। वहीं जो आपका ये मंदसौर अभिलेख है इसमें कुमारगुप्त के राज्यपाल वंतु वर्मा के बारे में और वंतु वर्मा ने जो सूर्य मंदिर बनवाया था उसके बारे में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ, मंदसौर अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है।
तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि कुमारगुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख उसी के प्राप्त हुए। एकदम सही बात है। 18 अभिलेख जिसके मिले हैं वो कुमारगुप्त के मिले हैं। वहीं दूसरा कथन क्या है कि भिलसड़ अभिलेख से कुमारगुप्त के राज्यपाल वंतु वर्मा तथा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो मंदसौर अभिलेख है उससे पता चलता है, ना कि भिलसड़ अभिलेख से पता चलता है। अच्छा, भिलसड़ अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? भिलसड़ अभिलेख जो कि आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है, इसमें कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पीरियड तक की जो वंशावली है गुप्ता टाइम पीरियड की, उसके बारे में पता चलता है। वही जो मंदसौर अभिलेख है वो प्राचीन मालवा में पड़ता है आपका, और इसमें कुमारगुप्त के राज्यपाल वंतु वर्मा तथा सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। तो आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा क्योंकि वंतु वर्मा और सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख आपका मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जो कि वत्स भट्टी ने लिखा है, उसमें प्रशस्ति लेख है और प्राचीन मालवा में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर केवल एक ए हो जाएगा। देखिए, इस लेक्चर में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये चैप्टर ही आपका बड़ा है, गुप्ता टाइम पीरियड, जो कि पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो 3-4 घंटे की क्लास होगी। इसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से मैं करवाए दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुमारगुप्त के बारे में थोड़ी चीज़ें आप और जानेंगे। अगर हम कुमारगुप्त का शासन देखें तो कुमारगुप्त का शासन बंगाल, पश्चिमी भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कामरूप तक विस्तृत था। कामरूप आप समझ सकते हैं, असम तक इनका जो है शासन था। महाराष्ट्र के सतारा जिले से उनकी जो है 1395 मुद्राएं भी मिलती हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि महाराष्ट्र पर भी उनका कुछ क्षेत्रों पर अधिकार था। कुमारगुप्त के शासन का जो आखिरी समय होता है 415 ईस्वी से स्टार्ट होता है 455 ईस्वी तक। तो जो लास्ट टाइम होता है उसमें पुष्यमित्र नामक जाति जो होती है वो कुमारगुप्त के जो राज्य क्षेत्र होते हैं उन पर आक्रमण करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि भाई पुष्यमित्र नाम की जाति ने किस गुप्त शासक के ऊपर आक्रमण किया था? तो कुमारगुप्त के ऊपर किया था। कुमारगुप्त के पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त। वही जो स्कंदगुप्त होते हैं वो भीतरी अभिलेख बनवाते हैं और उसी में ये जानकारी मिलती है कि भाई जो आपके पुष्यमित्र नामक की जनजाति थी उन्होंने आक्रमण किया था कुमारगुप्त के ऊपर। पुष्यमित्र नामक जो जाति थी, जनजाति थी, वो बहुत ही बुरी तरह पराजित भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि भाई गुप्ता टाइम पीरियड के शासक वैसे भी बहुत ही ज़्यादा होनहार थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। कुमारगुप्त भी अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय भी करवाए थे, पता ही आपको, समुद्रगुप्त भी करवाए थे। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। कुमारगुप्त के समय जो प्रांत होता था उसे भुक्ति कहा जाता था। कुमारगुप्त भी वैष्णव धर्मावलंबी थे। जाहिर सी बात है, जो गुप्ता टाइम पीरियड के जो शासक थे वो वैष्णव धर्मावलंबी ही थे। तो कुमारगुप्त भी वैष्णव धर्मावलंबी थे। इनके जो मुद्राएं मिली हैं उनमें विष्णु वाहन गरुड़ की मूर्ति मिलती है। इलाहाबाद में स्थित एक मंदिर है गढ़वा मंदिर, और गढ़वा मंदिर से जो अभिलेख मिलता है उसमें इन्हें परम भागवत कहा गया है। परम भागवत आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को भी कहा गया था और इन्हें भी कहा गया है। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें कि भाई कुमारगुप्त का राज्यपाल कौन था, जैसे कि आपका समुद्रगुप्त का हरिसेन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का वीरसेन था, तो उसी तरीके से पृथ्वीसेन जो था इनका राज्यपाल था और ये भी शैव मतानुयायी था। वहीं इनके पश्चिमी मालवा में जो राज्यपाल होते हैं वंधु वर्मा होते हैं। वंधु वर्मा ने जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त ही करवाते हैं। इन्हीं के शासन पीरियड में इसका जो है निर्माण होता है। स्वर्ण सिक्के जो इन्होंने जारी किए थे उन स्वर्ण सिक्कों पर कुमारगुप्त को गुप्त कुलाम चंद्र नाम से जो है संबोधित किया गया है और साथ में गुप्त कुल व्योम राशि भी कहा गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कुमारगुप्त प्रथम के संदर्भ में सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। पहला कथन क्या है कि उसके साम्राज्य का विस्तार असम तक था। एकदम सही बात है। मैंने बताया कि भाई बंगाल, पश्चिमी भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कामरूप तक इनका शासन था। तो कामरूप मतलब असम ही हो गया। नालंदा के बौद्ध महाविहार की स्थापना उसी के शासनकाल में, एकदम सही बात है। उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, एकदम सही बात है। कुमारगुप्त बौद्ध धर्मावलंबी था, यही गलत हो गया क्योंकि जो कुमारगुप्त था वो आपका वैष्णव धर्मावलंबी था। इसके जो सिक्के मिले उस पर भी आपके विष्णु वाहन गरुड़ की मूर्ति मिली है। तो यहाँ पर फिलहाल डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डी ही सही नहीं है।
स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को परास्त करने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। अब कहिम या कहोम अभिलेख लिखा हो तो समझ जाओ कि भाई ये गोरखपुर से संबंधित है, गोरखपुर में अभिलेख मिलता है। तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। वहीं भीतरी स्तंभ लेख जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले में पड़ता है। गाजीपुर जिले में मैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पे पड़ता है। और यह स्तंभ लेख जो होता है ये बताता है भाई पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का वर्णन आपके भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। वहीं जो मंदसौर अभिलेख है ये आपके कुमार गुप्ता से संबंधित है। कुमार गुप्त जो होते हैं, कुमार गुप्त के राज्यपाल जो होते हैं वंतु वर्मा, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। और साथ में सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया उसके बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को परास्त करने की जानकारी जिस अभिलेख से मिलती है वो आपका जूनागढ़ अभिलेख है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। एकदम सही बात है, और उन्हें इन्होंने पराजित भी किया, और बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। जूनागढ़ अभिलेख में ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है, तो एकदम सही बात है। पहला कथन सही, दूसरा सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त के साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। देखिए जूनागढ़ जो अभिलेख होता है वो स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है, मतलब गुजरात का जो क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि भाई स्कंदगुप्त का जो शासन था ना, यानी साम्राज्य जो था, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक, मतलब ये हिमालय से नर्मदा नदी तक। कावेरी नदी बहुत नीचे आ जाएगी, तो कावेरी नदी तक नहीं था, तो ये यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया। और सारी चीज़ें ठीक हैं, उत्तर में हिमालय से स्टार्ट होता है, अच्छी बात है, लेकिन कावेरी नदी तक इनका शासन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक था? नर्मदा नदी तक था। और पूर्व में इनका बंगाल से स्टार्ट होता है, और पश्चिम में सौराष्ट्र यानी आपका गुजरात तक था। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कावेरी लिख के मामला गड़बड़ कर दिया। तो पहला कथन असत्य है। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक उनका साम्राज्य विस्तृत था, दूसरा कथन सही है। केवल 2 बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की कि स्कंदगुप्त के समय किसने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी? सुदर्शन झील की बात कर लेते हैं हम पहले, ठीक। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य के जो सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और उनका पर्पस सिंपल सा था कि भाई सिंचाई सुविधा के लिए हम इस झील का निर्माण करवा रहे हैं। तो किसने करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और ये क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल होते थे। अशोक के जो यवन अधिकारी होते तुषास्प, मतलब अशोक के एक यवन अधिकारी तुषास्प होते हैं, वो जो है इस झील पर बांध बनवाते हैं। तो कल को क्वेश्चन आ जाए कि भाई सुदर्शन झील पर बांध किसने बनवाया? तो अशोक के यवन अधिकारी, मतलब यवन अधिकारी था तुषास्प, उसने झील पर बांध बनवाया था। जो ये बांध बनवाते हैं ये महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय टूट जाता है। तो इसका पुनर्निर्माण जो होता है इन्हीं के राज्यपाल जो रुद्रदामन होते हैं सुविशाख के निर्देशन में होता है। स्कंदगुप्त के राज्यपाल चक्रपालित जो होते हैं वो गिरनार में सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करवाते हैं। तो अब पूरा सिस्टम समझो कि स्कंदगुप्त के समय किसने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी? तो ये राइट आंसर चक्रपालित हो जाएगा। चक्रपालित जो कि सौराष्ट्र राज्य के राज्यपाल होते हैं स्कंदगुप्त की तरफ से। अब वही पुष्यगुप्त आया है, तो पुष्यगुप्त के बारे में मैंने बताया भाई, सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? पुष्यगुप्त ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ये सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल थे और इन्होंने सिंचाई के लिए इसका निर्माण करवाया था। वहीं तुषास्प आपके यवन अधिकारी होते हैं और ये अशोक के समय होते हैं यवन अधिकारी। तो ये तुषास्प जो होते हैं ये झील पर बांध बनवाते हैं। वहीं सुविशाख जो होते हैं जब बांध टूट जाता है तो रुद्रदामन के राज्यपाल होते हैं सुविशाख, और ये उसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। बस इतनी सी बात है। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्त युगीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। दूसरा है राजा के देवी रूप का प्रचलन था।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, गुप्त साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो आपकी राजतंत्रात्मक थी, एकदम सही बात है। राजतंत्रात्मक होता है मतलब जैसे गणतंत्रात्मक होता है। गण मतलब होता है जनता, तो जनता का जहाँ तंत्र चल रहा है उसे गणतंत्रात्मक कहते हैं। लेकिन जहाँ राजा का तंत्र चल रहा है, राजा का सिस्टम चल रहा है, तंत्र को सिस्टम बना लो, जैसे गणतंत्र होता है तो गण और तंत्र यानी सिस्टम, मतलब जनता का सिस्टम चल रहा है, जनता की वोटिंग चल रही है तो मोदी जी जीत रहे हैं, जनता जिसे चाहती बना देती। उसी तरीके से राजा का सिस्टम चल रहा है, राजा जो चाहेंगे वही होगा, तो उसे कहते हैं राजतंत्रात्मक। तो गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा के देवी रूप का प्रचलन, मतलब राजा को देवी अधिकार प्राप्त थे। ऐसा लोग मानते थे कि भाई राजा में देवी शक्ति होते हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये दूसरा कथन भी आपका सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। राजा को देवी रूप क्यों माना जाता था? क्योंकि मानते थे साहित्य जो बनते थे उसमें बताया जाता था भाई राजा न्याय का अवतार है और विष्णु का प्रतिनिधि है, इसीलिए उसे देवी रूप माना जाता था। गुप्ता टाइम पीरियड में ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो गुप्ता टाइम पीरियड के जो शासक थे उनका एक खूबी थी। क्या खूबी थी? कि जो वो दूरवर्ती राज्य होते थे उनको जीत लेते थे और जीतने के बाद में उनको अधीनता स्वीकार करवा लेते थे कि ठीक है तुम हमारे अब अधीन हो, अब तुम हमें जो है वार्षिक कर पहुंचा देना कि हाँ भाई 1 लाख रुपए साल में पहुंचा देना। मतलब जो टाइम पीरियड था उनमें जो भी उनका रुपया पैसा चलता था उस हिसाब से कि इतने चांदी के सिक्के भिजवा देना और इतना जो है उपहार वगैरह सब मिलता रहता था। तो मतलब अधीनता स्वीकार करा के उनसे कर वगैरह लेते रहते थे। ऐसा नहीं कि वहाँ अपना ही सब बिछा देते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। तो 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्त युगीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला कथन आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम के जो अमात्य थे वो ब्राह्मण थे, एकदम सही बात है। मंत्रिपरिषद जैसी किसी भी संस्था का अस्तित्व नहीं था, ये गलत है। मंत्रिपरिषद जैसी संस्थाएं थी इनके पास। सी आपका क्या है कि कुमारामात्य नामक विशेष अधिकारी आधुनिक आईएएस वर्ग के पदाधिकारियों की भांति थे, एकदम सही बात है। राज्य कार्य में सम्राट की सहायता करने वाले मंत्री को अमात्य कहा जाता था, ये भी सही है। मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी ही सही नहीं है और सारे सही हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम मयूर शैली की मुद्राएं किसके द्वारा चलवाई गई। मतलब मयूर शैली मतलब उस पर मयूर बना हुआ था उनके सिक्कों पर, उनके मुद्राओं पर। तो ऐसी मुद्राएं किस शासक के द्वारा चलाई गई, किस गुप्त शासक के द्वारा चलाई गई? तो आपका राइट आंसर कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त ने बहुत सारी मुद्राएं चलवाई थी। अश्वमेघ प्रकार की, उस पर अश्वमेघ बना है। व्याघ्रहंता प्रकार की, अश्वारोही प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, कार्तिकेय प्रकार की, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। वहीं मुद्राओं पर उपाधियां भी जो है अंकित थी। महेंद्रादित्य, अजीत महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र। देखिए, गुप्ता टाइम पीरियड के जो प्रांतीय शासन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई होती थी उसे देश कहा जाता था और देश का जो प्रशासक होता था उसे गोप्ता कहते थे। गोप्ता, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मतलब सम्राट के जो डायरेक्ट अंडर में आती थी प्रादेशिक इकाई उसे देश कहते थे और देश का जो शासक होता था, प्रशासक जिसे कह सकते हैं, जिसे सम्राट ने खुद जो है वहाँ पर राज्य करने के लिए छोड़ा है, उसे गोप्ता कहा जाता था। वहीं जो दूसरी प्रादेशिक इकाई थी वो आपकी भुक्ति होती थी। मतलब सबसे बड़ी वाली मैंने बता दी वो देश होती थी और उसका जो अधिकारी होता था या उसका जो प्रशासक होता था उसे गोप्ता कहते थे। वहीं जो दूसरी प्रादेशिक इकाई होती थी उसे भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति का जो शासक होता था उसे उपरिक कहा जाता था और इसका टाइम पीरियड लगभग 5 साल का होता था और इसकी नियुक्ति भी आपके सम्राट के द्वारा होती थी। मतलब भुक्ति का शासक उपरिक और इसकी नियुक्ति सम्राट करते थे। भुक्ति के नीचे जो है विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसका प्रधान जो होता था वो विषयपति होता था और इसकी नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा होती थी। इसके सदस्य जो होते थे वो नगर श्रेष्ठी, नगर के महाजनों के प्रमुख होते थे। जैसे आपका सार्थवाह हो जाता था तो सार्थवाह मतलब होता है व्यवसायियों का प्रधान, मतलब जो व्यापार करते हैं उनका प्रधान। वहीं प्रथम जो कायस्थ होते थे वो लेखक होते थे। प्रथम कुलिक जो होते थे वो आपके शिल्पी होते थे। प्रमुख नगरों का जो प्रबंध करने वाली नगर पालिकाएं
कहलाती थी। और नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे हम पुरपाल कहते थे। ग्राम समूह जो होता था उसे पेठ कहा जाता था, मतलब कई गांवों का जो समूह होता था उसे पेठ कहा जाता था। इसका जो उल्लेख मिलता है वो खोह अभिलेख से पता चलता है कि भाई ग्राम समूह को पेठ कहा जाता था। और जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी, और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्राम समूह, ग्राम समूह के बाद नगर पालिका, और नगर पालिका में जो आपके सार्थवाह हैं, प्रथम कायस्थ हैं, इनको देखने सुनने वाले लोग होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन आपका उसी पे है कि निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित है। सार्थवाह व्यापारियों का प्रधान जो काफिला लेकर चलते थे। एकदम सही बात है, पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जो सार्थवाह होते थे वो व्यापारियों के प्रधान होते थे और काफिला लेकर चलते थे। यहाँ पेट लिखा है लेकिन पेट होता है वैसे, तो पेट या पेट कहीं भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। शासन की सबसे छोटी इकाई नहीं होती थी, शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो आपकी ग्राम थी। ग्राम समूह को पेठ कहा जाता था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ग्राम समूह मतलब जैसे आज की डेट में ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत में कई गांव होते हैं, तो उस समय पेठ होते थे। नगर श्रेष्ठ शहर के व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान था, ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखें, उससे पहले हम स्त्रियों के बारे में बात कर लेते हैं कि गुप्ता टाइम पीरियड में स्त्रियों की दशा क्या थी। देखिए जो स्त्रियों की दशा थी उसमें स्त्रियों का जो विवाह होता था वो सजातीय विवाह होता था ज़्यादातर। कुछ केसेज में देखने को मिला है कि उच्च वर्ण के पुरुष जो होते थे निम्न वर्ण की जो महिलाएं होती थी उनसे विवाह कर लेते थे, बहुत कम केसों में, और ऐसे विवाह को जो है अनुलोम विवाह कहा जाता है। तो जो गुप्ता टाइम पीरियड था लगभग सजातीय विवाह ही होते थे। सजातीय मतलब अपनी अपनी जात में ही लोग विवाह करते थे। व्यावसायिक रूप से जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत ही निंदनीय थी और दयनीय थी। आर्थिक, धार्मिक, व्यक्तिगत सभी स्थितियों में स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, मतलब आर्थिक क्षेत्र में भी कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम वो काम नहीं कर सकती हो। धार्मिक मतलब तुम यज्ञ में यहाँ नहीं बैठोगी, इस मंदिर में नहीं जा सकती हो। सबरीमाला वाला केस भी आपने देखा है। तो उस टाइम पीरियड में भी धार्मिक भेदभाव था स्त्रियों के साथ में, और व्यक्तिगत भेदभाव भी था कि हम ये पुरुष कर सकते हैं, तुम स्त्रियां ये नहीं कर सकती हो। कन्याओं का जो विवाह होता था वो 12 या 13 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता था, उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया था। जबकि जो गुप्ता टाइम पीरियड के पहले का टाइम पीरियड था उसमें स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो 510 ईस्वी में मिलता है कि जो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख होता है उसमें पता चलता है, उसमें लिखा होता है भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में कि जो भानुगुप्त के मित्र थे गोपराज की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी भी गोपराज के साथ सती हो जाती है। और सती प्रथा का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह आपके भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन फिलहाल नहीं था गुप्ता टाइम पीरियड में। स्त्रियां स्वतंत्र थी, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकती थी, ऐसा कोई रोक टोक नहीं था। कुलीन वर्ग की महिलाएं जो हैं घूंघट वगैरह डालती थी। समाज में वैश्याओं के भी साक्ष्य मिले हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। वहीं देवदासियों का कॉन्सेप्ट भी मिलता है, देवदासियों का भी एक वर्ग था जो मंदिरों के साथ संबंधित था। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्त काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, गलत है। गुप्ता टाइम पीरियड में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ये एकदम सही बात है, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हाँ, कुलीन घर की जो महिलाएं होती थी वो पर्दा प्रथा की जगह घूंघट वगैरह डाल लेती थी। स्त्रियों को कहीं भी आने जाने की रोक टोक नहीं थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, घूंघट वगैरह डाला जाता था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल आपका केवल 2 ही सही है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि स्वयंवर की प्रथा का भी प्रचलन था गुप्ता टाइम पीरियड में। मतलब स्वयंवर होते थे कि बहुत सारे राजा बैठे हैं, वहाँ पर जो कन्या होती थी अपने हिसाब से वर चुनती थी। यदा कदा निम्न वर्ग की स्त्री का विवाह जो है उच्च वर्ग में हो जाता था, ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है, तो मैंने बता ही दिया। अब गुप्तकालीन भूमि एवं राजस्व की बात कर लेते हैं। देखिए गुप्त युग में सामान्यतः भूमि पर जो होता था सम्राट का स्वामित्व माना जाता था। जो भी भूमि होती थी उसमें जो है 1/6 भाग जो है वो सम्राट के हिस्से में जाता था।
मतलब 6 किलो गेहूं अगर पैदा हुआ तो 1 किलो सम्राट को जाना ही जाना है। और जो ये कर जाता था सम्राट को, इसको भाग कहा जाता था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो सम्राट को कर जाता था भूमि कर कह लीजिए, उसे भाग कहते थे। भोग भी एक कर था जो संभवतः राजाओं को दी जाने वाली फल फूल तरकारी इत्यादि जो भेंट होती थी उसे भोग कहा जाता था, कि राजा को हम भेंट कर रहे हैं। मतलब जो स्वेच्छापूर्वक जो भेंट की जाती थी चीज़ें राजा को, उसे भोग कहा जाता था। मंदिरों तथा ब्राह्मण को जो भूमि दान में दे दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। इस प्रकार की भूमि पर कोई भी कर नहीं लगता था। ऐसे भूमिदानों का एकमात्र उद्देश्य शैक्षणिक एवं धार्मिक उद्देश्य होता था। मतलब शिक्षा के स्तर पे चीज़ों को करना है या धार्मिक स्तर पे करना है तो इसमें कर वगैरह नहीं लगाते थे, इसीलिए इसे अग्रहार कहा जाता था। वहीं जो आपका ध्रुवाधिकरण नाम का एक अधिकारी होता था, वो भूमि कर संग्रह करने वाला होता था। मतलब 6 किलो में 1 किलो अनाज मिल रहा है, कोई भी चीज़ पैदा हो रही है तो 1/6 है। तो जो ध्रुवाधिकरण अधिकारी होता था वो यही काम करता था कि जो भूमि कर है उसे वसूलता था। वहीं महाछपटलिक जो होता था वो भूमि आलेख सुरक्षित करने वाला अधिकारी होता था। और कर्णिक जो होता था ये भी भूमि आलेख से संबंधित था। वहीं जो आपका न्यायाधिकारिणिक होता था वो भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करता था। सिंचाई की जो उत्तम व्यवस्था के लिए जो कर लगाए गए थे उसे उद्रंग कर कहा जाता था और उपरि कर कहा जाता था। राज्य के उत्पन्न वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता था, मतलब राज्य के अंदर जो वस्तुएं उत्पन्न हुए हैं उस पर जो कर लगाया जाता था उसे भूतोवात प्रत्यय कहा जाता था। और राज्य के भीतर आयात की जाने वाली वस्तुओं के ऊपर जो कर लगाया जाता था उसे उपात्त कहा जाता था। तो 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहा जाता था, एकदम सही बात है, पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। अग्रहार नामक भूमि सैनिकों को उनकी सेवा के बदले प्रदान की जाने वाली भूमि थी, तो ये पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अग्रहार होता था वो मंदिरों को दी जाने वाली भूमि होती थी जिस पर कर नहीं लगता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं, तो केवल 2 आपका सही नहीं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्त काल में भूमि के प्रकारों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। जो क्षेत्र होता था वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मानी जाती थी, एकदम सही बात है। वास्तु जो होता था वास करने योग्य भूमि, ये भी सही है, मतलब जो वास करने या रहने वाली भूमि थी उसे वास्तु कहा जाता था। मिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी, ये भी एकदम सही बात है, जिस भूमि को जोता नहीं जाता था उसे मिल कहते थे। वहीं अप्रहत शत्रुओं द्वारा अधिग्रहित भूमि जो होती थी उसे अप्रहत कहा जाता था, ये गलत है। अप्रहत किसे कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, मतलब जो जंगली भूमि होती थी और उसे जोता नहीं जाता था उसे अप्रहत कहा जाता था। तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी ही सुमेलित नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, आपको बताना है। इस समय यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया था, ये एकदम सत्य बात है। मतलब जो यज्ञ होते थे उनका स्थान किसने ले लिया? उपासना ने ले लिया था। उपासना मतलब होता है कि व्रत रखना, ये सारी चीज़ें करना। इसी समय मानव अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई थी, ये भी कथन सत्य है। मूर्ति को बलि चढ़ाने की प्रथा समाप्त हो गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मूर्ति को बलि चढ़ाने की प्रथा तो शुरू हो चुकी थी, उसे शामिल कर लिया गया था। त्रिमूर्ति की पूजा आरंभ हुई थी, ये तो सही है आपका, क्योंकि जो त्रिमूर्ति होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें ब्रह्मा को सृजन का देवता माना जाता है, विष्णु को पालन का, महेश यानी भगवान शिव को संहार का, तो इनकी जो है त्रिमूर्ति की पूजा आरंभ हो गई थी, ये कथन आपका सत्य है। तो इसमें पूछा गया सत्य नहीं है, तो सत्य जो नहीं है वो आपका सी सत्य नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्त काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? तो जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे महाबलाधिकृत कहते थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। जो महापिलुपति होता था वो आपका हाथियों के सेना प्रधान को कहते थे। जो हाथी होते थे, बहुत सारे हाथी होते थे, उनका जो प्रधान होता था, उन हाथियों को देखने का, सुनने का, उस सेना का, मतलब हाथियों की सेना का जो प्रधान होता था उसे महापिलुपति कहते थे। भिंदीपाल जो होते थे, भिंदीपाल एक तरह का अस्त्र होता था। वहीं भटासुपति होता था, घुड़सवारों की सेना जो होती थी उनका जो प्रधान होता था उसे
भटाश्वपति कहा जाता था। तो फिलहाल यहाँ पर गुप्त काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत कहते थे। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्तकालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखिए, चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ इसी काल से संबंधित है, पहला कथन है। दूसरा है कि वात्स्यायन के द्वारा रचित नीतिसार गुप्तकालीन काव्य है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही, आपको बताना है। देखिए, जो चंद्र व्याकरण है, चंद्र व्याकरण जो है वो आपका गुप्ता टाइम पीरियड से संबंधित ग्रंथ है, एकदम सही बात है। और इसके जो रचयिता हैं वो चंद्र गोमिना है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे भाई, चंद्र व्याकरण किसने रचा है? चंद्र गोमिना ने रचा है, जो बंगाल के विद्वान थे। वात्स्यायन के द्वारा रचित नीतिसार, तो नीतिसार आपका वात्स्यायन ने नहीं रचा है, नीतिसार आपके कामंदक ने रचा है। तो ये दूसरा कथन ऐसे ही गलत हो जाता है कि भाई जो आपका नीतिसार है वो कामंदक का ग्रंथ है। अगर वात्स्यायन की बात करें तो कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है, ये भी गुप्ता टाइम पीरियड का है। तो फिलहाल आपका एक ही सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्तकालीन प्रांतीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि भुक्ति सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी, नगर का प्रधान अधिकारी उपरिक्त था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, भुक्ति सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई नहीं थी, मैंने पहले ही बताया। सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था वो जो है सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश होती थी, और देश का जो प्रधान होता था या प्रशासक होता था उसे गोप्ता कहते थे। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। हाँ, भुक्ति जो होती थी वो दूसरी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी जिसका शासक उपरिक्त होता था। नगर का प्रधान अधिकारी उपरिक्त होता था, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नगर का प्रधान अधिकारी होता था उसे पुरपाल कहते थे। क्या? पुरपाल, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर फिलहाल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना तो एक सही है ना दो सही है। अब यहाँ पर करना है आपको मिलान। सूची 1 में आपके लेखक दे रखे हैं, सूची 2 में आपकी किताबें दे रखी हैं। कालिदास जिन्होंने रघुवंशम लिखा है, रघुवंशम के साथ कुमार संभोम भी ध्यान रखना। मेघदूतम भी इन्होंने लिखा है, ऋतुसंहारम भी लिखा है, मालविकाग्नि मित्रम भी लिखा है जिसमें अग्निमित्र नायक होता है, पुष्यमित्र का बेटा है। वहीं विक्रमोर्वशीयम भी लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा है। वहीं भारवी जो होते हैं, भारवी ने कीर्तार्जुनियम लिखा है। कीर्तार्जुनियम आपको पता है, इसमें जो है एक सुखांत नाटक है ये, और इसमें 18 जो है सर्ग हैं। शूद्रक ने आपका मृच्छकटिकम लिखा है, और मृच्छकटिकम जो लिखा है शूद्रक ने, इसमें 10 अंक है। वहीं विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस के साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम भी लिखा है, और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का एक नाटक है। और वहीं जो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस भी लिखा है, तो उसमें चाणक्य की योजनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला, ठीक। तो ए का आपका क्या है? तीसरा है, और बी का पहला। 3-1, तो 3-1 इसमें दे नहीं रखा है फिलहाल। 3-1 और आपका सी का दूसरा 3-2, 3-1, 2-4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ है नहीं, तो ये राइट आंसर होगा फिलहाल। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है, ये आपको बताना है। देखिए, जो आपके समुद्रगुप्त हैं उन्हें कविराज कहा जाता है, मैंने पहले ही बताया, ठीक। प्रयाग प्रशस्त जो अभिलेख है उसमें हरिशेर ने इनकी काफ़ी तारीफ की है। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, और विशुद्ध संस्कृत भाषा का जो चंपू काव्य है वो प्रयाग प्रशस्त को कहा जाता है। हरिशेर जो कि इनके सेनापति विदेश सचिव थे, संधि विग्रही कह लीजिए, और प्रयाग प्रशस्त के बारे में आपको बता ही दिया। समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। श्रीगुप्त के बेटे होते हैं घटोत्कच, घटोत्कच के जो बेटे होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे होते हैं समुद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं। वहीं समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे होते हैं आपके कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त। सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन है, 10पुर में सूर्य मंदिर बनवाए जाने का वर्णन गुप्तकालीन किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो जो 10पुर में सूर्य मंदिर बनवाया गया है वो कहाँ से पता चलता है? तो मंदसौर प्रशस्त से पता चलता है, मैंने बताया भी था।
मंदसौर प्रशस्त के बारे में मैंने बताया था, ये प्राचीन मालवा में स्थित है। वत्स भट्टी ने इसका निर्माण किया है और ये प्रशस्ति लेख है कुमारगुप्त के संबंध में, और कुमारगुप्त के राज्यपाल वंतु वर्मा का इसमें उल्लेख मिलता है, और साथ में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख भी मिलता है जो कि दसपुर में बनवाया गया था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति पता है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख आपको पता है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। हूणों का जो आक्रमण हुआ था उसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। भिलसड़ अभिलेख की बात करें तो कुमारगुप्त के शासन पीरियड के बारे में पता चलता है, मतलब कुमारगुप्त तक का जो टाइम पीरियड होता है उसके बारे में सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, उनकी वंशावली लिखी है। उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो भी ये लेक्चर चल रहे हैं इनके लिए हमने क्विज ग्रुप स्टार्ट किया है। जो भी आप लेक्चर लेंगे इसका क्विज भी आप दे सकते हैं। क्विज ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसमें डेली 50 क्विज दिए जाते हैं। आर के लिए स्पेशल लॉन्च किया गया है, और इसमें टोटल जो आपके ये सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर आ रहे हैं ये भी उसमें दिए जाएंगे। साथ में हिंदी के 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी दिए जाते हैं, और 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर चल रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। मिनिमम चार्ज इसका रखा गया है 199 रुपीज़। डिस्काउंट ऑफर भी आपको मिल जाएगा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री आपका ख़त्म हो चुका है, एक लेक्चर और आएगा जो कि आपका रिवीजन होगा। टोटल अभी तक के जो लेक्चर आए उसमें सारे क्वेश्चन डाले जाएंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री का काम फिनिश हो चुका है। अब आएगा मिडिवल और मॉडर्न, और इसी तरीके से हम चलेंगे और पूरा सिलेबस सिमटा देंगे जल्दी से जल्दी। और इसका PDF जो मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा तो पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।